दोस्तों नमस्कार। 2024 क्या मुद्दों की लड़ाई है। 2024 क्या परसेप्शन की लड़ाई है। 2024 में क्या पुराने मुद्दों को दोबारा से लगाया जा सकता है या 2024 इस देश के भीतर एक नए मुद्दों के आसरे उस कटघरे में जाकर खड़ा है जहां सरकार के गले की फांस उसके अपने पुराने मुद्दे ही बन चुके हैं। कौन कहेगा इस बार अच्छे दिन फिर आएंगे। कौन कहेगा इस बार अब की बार मोदी सरकार। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि देश के भीतर जो मुद्दे अलग अलग तबकों को अपने दायरे में ले रहे हैं उनके मुश्किल हालात से दो दो हाथ सरकार को करने हैं। और इन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो परसेप्शन राहुल गांधी अब बना रहे हैं और जो सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत को लेकर हो रहा है उसका जवाब दे दिया जाए या इस देश के भीतर में चुनाव जीतकर उसका जवाब खुद ब खुद उन्हें मिल जाएगा, इस दिशा में बढ़ा जाए। और शायद यही वो दिशा है जहां पर बीजेपी कहें या प्रधानमंत्री मोदी कहें, वह भी अपना नया रोड मैप या नया प्लान बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। हर कोई जानता है कि मोदी के बगैर बीजेपी कुछ नहीं, आरएसएस कुछ भी नहीं। और हर कोई जानता है कि मोदी अगर मुद्दा खत्म हो जाए तो विपक्ष भी अपने तौर पर किसी दूसरे विजन के साथ खड़ा हो नहीं पाएगा। तो क्या ऐसे में मोदी को केंद्र में रखकर 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम पहली बार देश के भीतर के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय तौर के परसेप्शन को एक साथ लेकर चल रहे हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो प्लान बनाया गया, जो रोडमैप का दायरा खींचा गया, उसके दायरे में अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे लाया जाए, इस दिशा में बीजेपी ने सोचना जरूर शुरू किया। और कई मौकों पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र भी कर दिया। यह भी जिक्र किया कि महिलाओं को भी एक बड़े वोट बैंक के तौर पर समझना होगा और उनके अनुकूल परिस्थितियां खींचनी होगी। लेकिन इसके ठीक समानांतर विपक्ष जिन मुद्दों पर खड़ा है या मुद्दे जिस दिशा में विपक्ष को अपने साथ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, हमें लगता है आज उस पर गौर करने की जरूरत है। देश के 11 करोड़ युवा मजदूर या युवा बेरोजगार इस दौर में उस दौड़ से बाहर हो गए जहां पर उन्हें रोजगार चाहिए या मजदूरी मिल पाए। यानी निराशा इतनी भयानक कि वो मान कर चुके हैं कि दरअसल अब नौकरी नहीं मिलेगी। वो मान चुके हैं कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार तो दूर की बात, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। और इसमें कोई दूसरा प्रांत नहीं, सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश और वहां के 24 से 27 बरस के बीच के जो डिग्रीधारी युवक हैं उसमें तकरीबन 11 लाख की कमी आ गई, ये जानते समझते हुए कि दरअसल अब रोजगार नहीं मिलेगा। भयानक निराशा अगर युवाओं के भीतर है, भयानक आक्रोश अगर युवाओं के भीतर है, तो अगला सवाल यह भी कोई भी कर सकता है कि तब सरकार कौन से नारे लगाएगी, प्रधानमंत्री मोदी कौन सी रैलियों में किस नारे को बल देंगे। क्योंकि एक के बाद एक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर 2024 दरवाजे पर दस्तक देगा। इन दो परिस्थितियों के बीच तीसरी परिस्थिति भारत के लोकतांत्रिक परिस्थिति और उससे सटे हुए संसद के भीतर की परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी ने खुद को लंदन में जाकर खड़ा कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो परसेप्शन भारत को लेकर बन रहा है, याद कीजिए तो इसी परसेप्शन को नए तरीके से 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रैलियां की, वहां पर सभा सम्मेलन किए, एनआरआईज के साथ बैठे, वहां पर जो हिंदू स्वयंसेवक मंच है उसके साथ मिलकर उन्होंने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, कोई भी प्रदेश हो दुनिया का, उसके भीतर जाके उन्होंने एक चकाचौंध भारत के भीतर बाहर से परोसी। और राहुल गांधी बाहर से ही देश के भीतर की परिस्थितियों को नए तरीके से इस रूप में रख रहे हैं कि देखिए, जो नेता दुनिया के मंचों पर भारत की चकाचौंध के साथ उस चकाचौंध को भारत की गरीबी के अनुसार ढकने का प्रयास करता था, उसको नए सिरे से जान लीजिए। लड़ाई दो तरफा है, संघर्ष चौतरफा है
और इस मौके पर एक एक परिस्थिति और एक एक मुद्दे को आज समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पहली बार देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वह एग्रीकल्चर सेक्टर के लगातार नीचे ही नहीं चल रहा है, बल्कि उसका आउटपुट भी एग्रीकल्चर से कम हो गया है। और नई परिस्थिति में जो रिफॉर्म इकोनॉमिक अपनाया गया उसमें पहली बार इस देश के भीतर सबसे बड़ा मुद्दा यही हो चला है कि जो रिफॉर्म भारत के अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास को लेकर रिफॉर्म जिस मार्केट इकोनॉमी का अपनाया गया मौजूदा वक्त में उसको आपको डाइल्यूट करके अब लोअर क्लास से जोड़ना होगा। लेकिन लोअर क्लास को लेकर जो 5 किलो अनाज और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जो बेनिफिट देते हुए उनको साथ लेने की जो पहल सरकार ने की, क्या उसको लेकर भी अब मुद्दे उसी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करेंगे? प्लानिंग दोनों तरफ की क्या बनती है? सरकार का रोडमैप यानी मोदी सरकार का रोडमैप क्या है 2024 को लेकर, और दूसरी तरफ वो कौन से मुद्दे हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे? और तीसरी बात परसेप्शन की इस दौर में लगातार चलती रहेगी। तो आइए हम उन पन्नों को खोलते हैं। इन पन्नों को खोलने के साथ हो सकता है पहला आप जानना चाहते हैं सरकार का प्लान या फिर मुद्दे जो कटघरे में देश के आसरे खड़े कर चुके हैं। सरकार जानती है कि दरअसल जिन मुद्दों के आसरे इस देश में उससे लोग छिटक रहे हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है। और अगर ध्यान दीजिए तो 2011 के सेंसस में इस देश के भीतर लगभग 48 करोड़ वर्कफोर्स हुआ करती थी, जो कि 2016 में बढ़कर 51 करोड़ पहुंची और आज की तारीख में वह दोबारा से 48 करोड़ के नीचे आ गई है। इस वर्कफोर्स का मतलब बहुत साफ है कि इस दौर में यानी 2011 के बाद से जितनी जनसंख्या उस वर्कफोर्स में तब्दील हुई जिसको संगठित असंगठित क्षेत्र में रोजगार चाहिए, उसके सामने एक अंधेरा नजर इस दौर में कम से कम रोजगार का आने लगा। हमें लगता है यहां पर सरकार के इकोनॉमिक सर्वे का भी जिक्र हो। इस देश के भीतर में 5-6 राज्यों का हम जिक्र करेंगे आपके साथ, जो दिखलाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके सामने मुश्किल क्या आ गई है, काम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और उस दायरे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 6 राज्यों का भी जिक्र करेंगे क्योंकि जिले दर जिले जो रिपोर्ट बताई जाती है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के भीतर रोजगार मिलने, वो चाहे संगठित हो या असंगठित हो, दोनों परिस्थितियों में रोजगार की स्थिति सिमटती जा रही है। युवा जो हमने जिक्र आपसे 11 करोड़ का किया वह वोटर है। वो क्या करेगा? सरकार के माथे पर इस बात को लेकर शिकन है। वो शिकन दिखाई नहीं देगी लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में 10 टॉप जगह, उसमें से 5 या जगह जो है वो तमिलनाडु की ही है जहां पर रोजगार सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावे दिल्ली के सटा हुआ गुरुग्राम का इलाका, खुद दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इंदौर, भोपाल और बेंगलुरु, यही वो टॉप मोस्ट 6-7 जगह हैं जहां पर रोजगार मिलता है। और जहां पर तमिलनाडु के 5 जगह है उसमें थिरुवरूर, चेन्नई, कांचीपुरम, ईरोड और कोयम्बटूर आता है। हम इस जगह का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के भीतर बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं पाई है। वहां के लोकसभा में उसको एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद दूसरी तरफ जब आइएगा तो जिन जगहों पर उसने सीट जीती वो सारी सीटें जीती हुई है, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कर्नाटक का बेंगलोर ही क्यों ना हो, या मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल का ही जिक्र हम क्यों ना कर रहे हो, इन जगहों पर बीजेपी की मौजूदगी है। तो जहां मौजूदगी है वहां पर नौकरियां कम हो रही है और आक्रोश वहीं से पनपता, और उसके बाद जब वो राज्यों के भीतर घुसता है तो कटघरा और बड़ा होता है। इस कटघरे के भीतर आइए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, इसके अलावे भी तमाम जिले हैं। यहां से कम तादाद में जो इकोनॉमिक सर्वे बतलाता है वो थोड़ी सी कम तादाद का जिक्र करता है। देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी। लेकिन बावजूद इसके इतने बड़े जिलों के जरिए सरकार इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों के लिए राशन कार्ड, कहीं पर भी वो अनाज ले सकते हैं, इसके अलावे कोई सुविधा दे नहीं पाई। अब रोजगार नहीं है, गांव लौटना है, गांव लौट के काम नहीं है,
और इस दौर में बाजार में काम नहीं है तो क्या होगा? एक आक्रोश उनके भीतर आएगा, गुस्सा आएगा उनके भीतर में, या निराशा आएगी उनके भीतर में। निराशा इस हद तक है क्योंकि उसके बाद के राज्यों को उत्तराखंड की स्थिति देखिए, उत्तरकाशी, चामोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, इन तमाम जगहों से जो पहाड़ के लोग हैं वो निकलकर दूसरे इलाकों में जाते हैं। मुश्किल उनके सामने भी अलग अलग जगह रोजगार को लेकर है। बिहार एक महत्वपूर्ण 40 लोकसभा की सीट के साथ है, उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ, उत्तराखंड 5 लोकसभा की सीटों के साथ, बिहार 40 लोकसभा सीटों के साथ, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, ये वह जगह हैं, वो 8-9 जिले वो हैं जहां से मैक्सिमम लोग निकल कर गए हैं इन जगहों पर जहां काम मिलता था। लेकिन उस वापस गांव लौटिएगा उन जिलों में तो वहां एक निराशा है, काम नहीं है। झारखंड के भीतर में धनबाद, लोहरदग्गा, गुमला, यहां से निकले हुए लोग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुगढ़ से निकले हुए रोड, राजस्थान के भीतर से चुरू, झुंझुनू, पाली से निकले हुए लोग, ये सारी तादाद बताती है कि एक देश के भीतर के जो मुश्किल हालात हैं उसमें देश के 31 जिलों से जो पलायन हुआ उसमें 12 जिलों के भीतर काम बिल्कुल नहीं है, और जो देश के 10-12 जिले जो काम देते हैं वहां पर मिलता हुआ काम कम हो गया है। यह सीधा प्रभाव 2024 की दिशा में इसलिए जा रहा है क्योंकि पहली बार यह मुद्दे लोगों के जरिए निकल कर आ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस रूप में खड़ी नहीं हो रही है, वो मुद्दे बता रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो उस परसेप्शन की लड़ाई में चली गई जहां पर इस देश के भीतर में पार्लियामेंट भी बेमतलब हो गई, न्यायपालिका कटघरे में खड़ी हो गई, तमाम संस्थानों ने काम करना बंद कर दिया या सरकार के लिए वो काम करने लगे, जो जांच एजेंसियां हैं वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गई और सरकार के अनुकूल काम करने लगी। क्योंकि ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट जो इस दौर में बताता है, जानकर हैरत होगी कि वह लगभग 28.9% है, जो जुलाई 20 से जून 21 के बीच का माइग्रेशन रेट है, और उसमें मैक्सिमम शहरी इलाकों से हुआ है 35%, ग्रामीण इलाकों से हुआ है 26%। मैसेज क्या है? पहला मैसेज, शहरों के भीतर की गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी युवाओं को परेशान कर रही है और मैक्सिमम लोगों की आवाजाही इस दौर में बढ़ती चली जा रही है। इससे सटा हुआ मामला जब ग्रामीण क्षेत्र का आता है तो उसमें आप सवाल कर सकते हैं कि अच्छा, एग्रीकल्चर तो बचा हुआ है। यहां पर आप जानकर हैरत होंगे, एग्रीकल्चर से छोड़कर जाने वाला जो कृषि परिवार से निकला हुआ बच्चा था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता था। लेकिन लगातार ये डाटा आ रहा है जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से अगर देखना शुरू कीजिए, यानी 91 के बाद से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार गिरावट हो रही है और मैक्सिमम गिरावट मोदी काल में हुई है। उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है वहां पर रोजगार का ना होना, उत्पादन ठप होना, कम होना, एक्सपोर्ट कम होना, ये तो है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। इसको अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौर में भी परखें तो सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004, खेती जो 91 का रिफॉर्म था उस समय खेती के साथ जुड़े हुए लोगों की तादाद थी 64.6%, जो वाजपेयी जी के दौर में घटकर 61 पे उन्हें सत्ता मिली। 99 में जब उनकी सत्ता जा रही थी तब 58.5 पे थी। यानी एग्रीकल्चर में देखिए तो वाजपेयी जी के दौर में 3% लोग कम हुए एग्रीकल्चर के फील्ड से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 10.7 था वो बढ़कर 11.7 हो गया, यानी 1% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ गए। मनमोहन सिंह की सरकार के 10 बरस में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों में 10% की कमी आई, 58% से घटकर वो 48% पर आ गए। और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 11.7% से बढ़कर 12.7% यानी 12.7% हो गया, यानी यहां भी +1%। वाजपेयी जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार 1-1% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी हुई। मोदी काल में एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोगों में कमी आई, 48.9% से घटकर 45.5% पर यह आ चुका है। और दूसरी तरफ
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें भी 1% की कमी आ गई। यह 12.7 यानी 12.7% से घटकर 11.6% पर आ गया। मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काम कम, और दूसरा मैसेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्षेत्र में भी काम कम। इसके अगर आउटपुट का भी आप जिक्र कर लीजिए तो आउटपुट जो है एग्रीकल्चर का वो 80% का है, जिस रेशियो में लोग वहां काम करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट है वो सिर्फ 21% है। इसके ठीक पैरेलल में आइएगा तो वो माइनिंग का इलाका हो, कंस्ट्रक्शन का इलाका हो, रियल एस्टेट का इलाका हो, ट्रांसपोर्टेशन का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर जो 50% प्लस में रहती थी चीजें वह कम हो गई। यानी एक बड़ा दायरा इस दौर में देश के भीतर के उन मुद्दों का जिससे इस देश के भीतर का युवा ही जुड़ा हुआ है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए युवाओं की भागीदारी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि युवा इंडिया का जिक्र तो बार बार हो रहा है। 2029 तक तो भारत दुनिया में सबसे युवा देश के तौर पर रहेगा, उसके बाद परिस्थिति अलग होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर इन युवाओं के सामने सवाल इतना बड़ा है कि 11 करोड़ युवा इस दौर में अलग हो गया, तो इसका एक डाटा हम आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश का दे देते हैं, उससे चीजें और साफ हो जाएंगी। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में कोविड से पहले जो पार्टिसिपेशन लेबर का था वह 41.2% था, क्योंकि काम था। कोविड के काल में आइएगा तो एक झटके में ये 10% घट गया और 41% से घसकर 31% पर आ गया। कोविड के बाद की परिस्थिति में ये और घटा और 27% पे आ गया। 2022 में ये और कम हुआ और 22.5% पे आ गया, और आखिरी डाटा निकल कर आया सितंबर से दिसंबर के बीच का कि ये 22.4% पे आ गया। यानी कोविड से पहले जितनी बड़ी तादाद में मजदूरों की तादाद उत्तर प्रदेश में जो हुआ करती थी वह एक झटके में आधी हो गई, क्योंकि काम नहीं है। और इसके ठीक समानांतर जो 20 से 24 साल का युवा है वह भी 27% से घटकर 17% पर आ गया। यह डाटा कोविड काल के ठीक पहले का, यानी सितंबर से दिसंबर 2019 में 27% और 2022 में 17.4%, यानी 10% यहां भी आ गया। इसका डाटा निकल कर आया कि 11 लाख युवाओं ने इस दौर में किसी नौकरी की आस ही छोड़ दी। अब यहां पर अगला सवाल आता है कि जब ऐसी परिस्थितियां इस देश के भीतर में है तो सरकार की अपनी प्लानिंग क्या होगी? अपनी प्लानिंग के तहत केंद्र में तो प्रधानमंत्री मोदी को ही रखा जाएगा, और इसमें उन्होंने दो तरफा प्लानिंग की है। युवाओं को छोड़कर महिलाओं को दायरे में कैसे लाया जाए, वोट बैंक के दायरे में, और कहीं अल्पसंख्यकों में कोई दरार डाली जा सके या उनके अनुकूल किसी योजना के जरिए वो वोट बैंक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अनुकूल किया जाए, तो वह करने की जरूरत है। क्योंकि इस देश के भीतर के 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अगर आपने माइनॉरिटीज को साथ नहीं लिया तो फिर आपका बंटाधार। इसीलिए एक रोडमैप तैयार 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली प्रचार को लेकर किया जा रहा है, जो इन मुद्दों से हटकर हो। और इन मुद्दों से हटकर मतलब यह है कि उसमें 2-3 एस्पेक्ट चुने गए हैं, खास तौर से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहां पर एक भी सीट नहीं ले पाए। पिछले चुनाव में 84 लोकसभा की सीट में अगर एक भी सीट नहीं ले पाए तो इस बार लेने की जरूरत है। लेने की जरूरत से मतलब वहां पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां आपको केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र में दिखाई देगी। और केरल के अंतर्विरोध जो है वो अंतर्विरोध कांग्रेस और लेफ्ट का जो बंगाल और त्रिपुरा में साथ खड़े होना है उसको भी उठाया जाएगा। कुछ नई स्कीम्स लाई जाएगी, कुछ नई योजनाएं लाई जाएंगी। यह 3 स्टेट एक अलग 84 है। दूसरी तरफ 2 बड़े छत्रप हैं, एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दूसरी उड़ीसा में नवीन पटनायक। इन दोनों जगहों की सीटें मिलाइएगा तो 63 लोकसभा की सीट बैठती है, और बीजेपी को यहां 1/3 सीट मिली, यानी 26 सीट मिली। 26 सीटों को कैसे बढ़ाया जाए तो अगला टारगेट बंगाल और उड़ीसा है, यानी दक्षिण पहला टारगेट, उड़ीसा और बंगाल दूसरा टारगेट। तीसरा टारगेट जिन राज्यों में चुनाव होने हैं यहां पर बीजेपी सबसे हाईएस्ट पर है,
अगर सिर्फ तेलंगाना को छोड़ दीजिए तो तेलंगाना के लिए अलग से प्लान बनेगा, क्योंकि कर्नाटक में आप 28 में से 25 जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीत चुके हैं, राजस्थान में 25 में से 25 आपके पास है, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 जीत चुके हैं, तेलंगाना में 17 में 4 जीते हैं। तो तेलंगाना के लिए अलग योजनाएं और प्रधानमंत्री मोदी की प्रचार और रैलियों के आसरे वहां पर घुसना, यह एक बड़े प्लानिंग का हिस्सा है जिसमें अलग अलग बाइफरकेट। अब दूसरा सवाल कोई भी पूछ सकता है, जो योजना है उसमें प्रचार प्रसार के तरीके क्या होंगे, सिर्फ एडवर्टीजमेंट? जी नहीं। जो औसत तरीका बतलाया जा रहा है उसमें है कि हर दिन कम से कम 5 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इस देश के अलग अलग हिस्सों में जरूर नजर आने चाहिए। तो आप कहेंगे अच्छा, बरस भर के भीतर का 1500 से ज्यादा जगहों पर वो नजर आएंगे? तो यस, वो नजर आएंगे और ये प्रचार और उसकी शैली है। जो आखिरी सवाल इस देश के भीतर में उन योजनाओं के मद्देनजर उस परसेप्शन का बन गया है, जिस परसेप्शन के आश्रय पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इफेक्ट डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने भारत के उन कॉरपोरेट्स का पैसा बंद कर दिया तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग कैसे, किस रूप में होगी, तो उसके उपाय देसी तौर पर कैसे क्रिएट किए जाएं, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई आप चुनाव जीत के जरिए ही दे सकते हैं। परसेप्शन के साथ देश के भीतर के मुद्दों की लड़ाई, कल तक आप विदेश की चकाचौंध परोसते थे, अब इस देश के भीतर में राज्य दर राज्य चुनाव नहीं गंवाने हैं और कहीं पर भी ज्यादा मुश्किल हालात के भीतर भी चेहरा एक ही रखना है। तो ध्यान दीजिए, कोई चेहरा कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा रहेंगे। कोई चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। कोई चेहरा राजस्थान में नहीं बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा ही रहेगा। तेलंगाना में कोई चेहरा नहीं है, वहां भी चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा। मध्य प्रदेश में जरूर चेहरा है, लेकिन उस चेहरे को ही हम बदल देंगे तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो फिर वही आया मसला कि चेहरा कौन होगा। तो चेहरा कुल मिला के एक ही होगा, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो या सेंटर के चुनाव हो। पूरा तिलिस्म एक व्यक्ति के इर्द गिर्द, और उस तिलिस्म को भेदने के लिए इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा जनता अगर उन मुद्दों से प्रभावित हो रही है और वो सवाल खड़ा कर रही है, तो उसको कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए, जहां के जो मुद्दे हैं उससे हटकर दूसरे राज्य के मुद्दों को उठाया जाए, इस दिशा में भारत की राजनीति सत्ता के जरिए अब कदम रखने वाली है, जो आपको चंद दिनों बाद नजर भी आने लगेगी। आखिर के 3 सबसे बड़े सवाल। पहला सवाल, इस देश के भीतर में अगर इस देश के वोटरों के साथ जुड़े हुए मुद्दे प्रभावित राजनीतिक सत्ता को करते हैं तो फिर विपक्ष की भूमिका इस दौर में क्या होगी, और विपक्ष उन मुद्दों के साथ खड़ा होगा या विपक्ष उन मुद्दों के आश्रय जनता को खड़ा होने देगा। यह 2 अलग स्ट्रेटजी होती है जिसका इंतजार करना होगा। दूसरी बात, जो परसेप्शन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बन रहा है और भारत के भीतर में जो अंतर्राष्ट्रीय या विकसित देशों की जो आवाजाही पूंजी की होती थी, वह रुकेगी या वह सिर्फ परसेप्शन के तौर पर रहेगी। भारत की डेमोक्रेसी, जिसका सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, वह सिर्फ उस एस्पेक्ट पर रहेगी या वह कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग के रुकने की प्रक्रिया कॉरपोरेट या शेयर बाजार को लेकर भी उस दिशा में जाएगी, यह भी देखने की चीज है। और तीसरी चीज, अगर पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है और सब कोई निशाना उसी पर लगाने वाला है, तो अगला सवाल यह होगा, क्या बीजेपी फिर उस दिशा में जाएगी जहां दूसरा कोई नहीं, या फिर इस दौर में विपक्ष अपनी रणनीति को चेंज करेगा और मोदी का नाम नहीं लेकर उन मुद्दों के आश्रय इस देश के सामने कुछ नए विजन को रखेगा कि किस दिशा में अब इकोनॉमिक रिफॉर्म जाना चाहिए, किस दिशा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई को लेकर सवाल होने चाहिए, और किस दिशा में इस देश की जनता को खुद के भविष्य को तय करने के लिए 2024 में वोट डालने चाहिए। इंतजार इसका भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।